today we are going to start new chapter, that is friction, and believe me it's very interesting chapter. आपको ये chapter पढ़ के बहुत मजा आएगा. Okay? तो आज मैं आपको एक पूरा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, सबसे पहला हमारा क्या सवाल है, व्हाट इज फ्रिक्शन, कि भाई ये फ्रिक्शन होता क्या है. कुछ आइडिया तो आपको प्रीवियस चैप्टर में मिल गया होगा, दैट इज फोर्स एंड प्रेशर. जब हम पढ़ रहे थे तो यू हैव स्टडीड दैट इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, so contact force means when two body are in contact with each other, then this force comes into play. So what is friction? Friction is a force which always opposes the motion when one body tends to move over the other body. सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं कि अगर आपने एक बॉल को रोल किया, ठीक है, तो आप देखते हो कि थोड़ी देर बाद बॉल रोल होते 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 उसकी स्पीड कम हो जाती है और कम होने के बाद वो धीरे धीरे वो बॉल रुक जाती है. अब यहाँ पे किसी ने फोर्स तो एक्सर्ट नहीं किया, और हमने ये पढ़ा है कि किसी भी मोशन को स्टॉप करने के लिए फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है. किसी ने उसको फोर्स वहां पे अप्लाई किया नहीं, तो ये मोशन स्टॉप कैसे हो गया? क्योंकि कौन सा फोर्स यहाँ पे प्ले हो रहा है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. Okay, so the ball is moving over the floor. Now what happened? The floor and ball are in contact with each other, and this frictional force is always opposing the motion. वो motion oppose कर रहा, और finally क्या किया उसने, जो बॉल का मोशन था वो स्टॉप कर दिया. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. आपने साइकिल ली, साइकिल को मिडिल स्टैंड में लगाया. मिडिल स्टैंड में लगाने के बाद आपने उसका जो व्हील है वो कस के रोल किया. ओके, तो आप देखते हैं व्हील रोल हो रहा है, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी, और फाइनली जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो हमारी व्हील का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा. अब आप कहोगे मैम यहाँ तो कोई वो फ्लोर से टच नहीं हो रहा था उसकी बाइसिकल का व्हील. यहाँ पे कौन सी चीजें दो आपस में कांटेक्ट में आ रही थी, दैट इज द मोशन ऑफ व्हील एंड द एयर. सो चिल्ड्रन, एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर एंड इट ऑल्सो स्टॉप्स द मूवमेंट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. तो जब आपने बाइसिकल की व्हील रोल की तो व्हाट हैपन, द बाइसिकल व्हील एंड एयर वाज इन कांटेक्ट, एंड यहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हुआ, और क्या हुआ, धीरे धीरे उसने मोशन को स्टॉप कर दिया. तो आई होप थोड़ा तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि व्हाट इज फ्रिक्शन. अब धीरे जैसे हम इस चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स? ऑलवेज रिमेंबर दैट द फोर्स ऑफ द डायरेक्शन of friction force is always and always opposite to the motion. Okay? अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, आपकी बॉल इस डायरेक्शन में रोल कर रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ओके, तो इट्स वेरी सिंपल, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. नाउ द नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन. ऐसे कौन सी चीजें हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स को अफेक्ट करती हैं? तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर आपने बॉल को एक स्मूथ फ्लोर में रोल किया तो आप देखोगे कि बॉल जो है वो ज्यादा देर तक रोल होगी स्मूथ फ्लोर पे, ठीक है. और अगर आपने बॉल को एक रफ सरफेस पे रोल किया तो आप देखेंगे कि जो बॉल है वो जल्दी स्टॉप हो जाएगी. तो इसका मतलब क्या है कि जो स्मूथ फ्लोर है उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम जनरेट हो रहा है, जबकि जो रफ फ्लोर है उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा जनरेट हो रहा है. तो इट्स वेरी सिंपल. नाउ द नेक्स्ट इज कॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. आखिर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है एग्जिस्टेंस में आता है? तो इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. कोई भी चीज अगर हम देखते हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती है. देखने में हमको वो स्मूथ लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इरेगुलरिटीज जरूर होती हैं.
तो ये जो इरेगुलरिटीज हैं, जब एक सरफेस की दूसरे सरफेस पे बाइंड करती हैं, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता है और धीरे 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 मोशन स्टॉप हो जाता है। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो टाइप्स में आएगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जस्ट अपना मूवमेंट शुरू करती है, ओके, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब बॉडी ऑलरेडी मोशन में रहती है और जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन वेरी सिंपल, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल करती है, जैसे आपने देखा होगा सूटकेसेस के नीचे जो है वो छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से उनको कैरी करना बहुत आसान हो जाता है। आप आराम से उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो वो जो फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है, इसी वजह से हम क्या होता है सूटकेसेस में और बड़ी बड़ी जो मशीनरी जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाने वाली चीजें होती हैं उसके नीचे व्हील्स फिट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज द फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल। नेसेसरी मतलब होता है जरूरी और इवल मतलब होता है बुरा। तो ऐसे कैसे कोई चीज हो सकती है, इट इज नेसेसरी ऑल्सो एंड इट इज इवल ऑल्सो? यस, बिलीव मी, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल। ये जरूरी भी है और बुरा भी है। तो इसको समझने के लिए हमें फ्रिक्शन के पहले एडवांटेजेस देखने होंगे और फिर फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस देखने होंगे। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, हमेशा और हमेशा ये मोशन को रोकता है। लेकिन अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो मोशन हमारा शुरू भी नहीं हो सकता। आप एक स्टेप बिना फ्रिक्शन के आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी गाड़ी जो है बिना फ्रिक्शन के बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकती। आप कोई चीज होल्ड नहीं कर सकते अपने हाथ में। इवन अगर आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये जो मकान जो हम बनाते हैं, जो हम एक एक ब्रिक को जोड़ के बनाते हैं, ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही बनता है। अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो ये मकान भी, हम बिल्डिंग्स भी नहीं बना सकते। ओके, हम जो है कोई भी चीज होल्ड नहीं कर सकते, हम कुछ लिख नहीं सकते, हम इवन एक नेल जो है, कील भी दीवार के अंदर नहीं इंसर्ट कर सकते। तो फ्रिक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज इवल और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि आपके जो जूते के सोल हैं वो घिस जाते हैं। जो स्टेप्स आपने देखी होंगी, स्टेप्स की जो एज होते हैं या स्टेप्स जो हैं रेलवे स्टेशन में, वो भी घिस जाते हैं। मशीन के जो पार्ट्स हैं वो खराब हो जाते हैं क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। और फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारी हीट जनरेट होती है जो कि हमारे जो एनर्जी है उसको वेस्ट कर देती है। दैट मीन्स कि लॉट ऑफ एनर्जी गेट वेस्टेड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और हीट की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स जो है हमारे खराब हो जाते हैं। तो ये सारे हैं हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब कहीं कहीं पे हमें क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज करने की जरूरत होती है। जैसे कि जब एक कबड्डी प्लेयर कबड्डी खेलने जाता है तो वो अपने हाथ में कुछ कोर्स रफ सा सब्सटेंस रब करता है ताकि वो अपोनेंट जो उसके जो राइवल हैं उसको अच्छे से होल्ड कर सके। ओके, तो यहाँ पे हमारे को फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करने की जरूरत पड़ रही है। अब आपने देखा होगा कि आपके सोल, जो शूज के सोल होते हैं उसमें ग्रूव्स बने होते हैं। ओके, ये ग्रूव्स क्यों बने होते हैं? ताकि आप जो है आपका पैर की ग्रिप ग्राउंड से अच्छे से हो सके और आपको एक जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। ओके, और जो रनर्स होते हैं उनके तो शूज में स्पाइक्स बने होते हैं। तो जो स्पाइक्स है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। डिटेल में आपको बाद में समझाऊंगी, पहले आप हल्का से एक आइडिया ले लीजिए। उसके बाद है कुछ केसेस में हमको फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज करने की जरूरत होती है। अब डिक्रीज किस किस केसेस में हमें इसकी जरूरत होती है डिक्रीज करने की? जैसे आप देखते हैं कि कुछ जो मशीन्स हैं वो अगर कंटिन्यूअस यूज होती हैं तो उनमें से कुछ एक रफ सी आवाज आने लगती है और उनकी धीरे धीरे जो कैपेबिलिटी है वो कम होने लगती है। तो आप उसमें ऑयलिंग या ग्रीसिंग करते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि मशीन फिर से स्मूथली चलने लगती है। तो आप जो ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते हो, इट डिक्रीजेस द
फ्रिक्शन। इस केस में हमको फ्रिक्शन को डिक्रीज करने की जरूरत है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो जब आप उसको जब वो रफ हो जाता है कैरम का सरफेस, तो आप उसमें जो है पाउडर स्प्रिंकल करते हैं तो मेक इट स्मूथ, तो ताकि मूवमेंट जो है आपके जो स्ट्राइकर की मूवमेंट है वो आसानी से हो सके। तो इस केस में भी हमको क्या है, फ्रिक्शन फोर्स को डिक्रीज करने की जरूरत है। और फ्लूइड के केस में, जैसे कि पानी में और हवा में, एक स्पेशल शेप दिया जाता है। कोई भी, आपने देखा होगा एरोप्लेन का स्ट्रीम लाइन शेप होता है। व्हाट इज स्ट्रीम लाइन शेप? आगे और पीछे से जो है वो पॉइंटेड और बीच से थोड़ा सा broad. This is known as streamline shape. So basically I have given you the basic idea of this chapter ki what we are going to study in this chapter. So one by one we will take the topics and discuss it in detail. So I hope you have understood this much, and in next video we will be discussing all these topics in detail. Thank you very much.